हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। माय सेल्फ दीपक सर, फिजिक्स फैकल्टी। और आज हम जो है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है वाई और एक्स में दो चार्ज प्रेजेंट हुए हैं Q1 एंड Q2। तो Q1 की जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन दिखा रही है, वो R1 वेक्टर है और Q2 की पोजीशन R2 वेक्टर है। Q2 की पोजीशन क्या है? R2 वेक्टर है। तो हमें अगर किसी एक चार्ज पे निकालना हो फोर्स, जैसे कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो वो हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी कि चार्ज दूसरे चार्ज द्वारा फर्स्ट चार्ज पे फोर्स। तो F21 वेक्टर। तो हम देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इक्वल फोर्स लगाता है और वो उसके साइन पे डिपेंड करता है कि वो अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, लेकिन उनका फोर्स हमेशा एक दूसरे से अपोजिट होता है। तो फोर्स तो लगेगा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हम वन की बात करें कि फोर्स चार्ज Q1 पे Q2 की वजह से, तो F12 क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r12 का स्क्वायर इंटू r12 का कैप। कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो यहां से इसकी वैल्यू रख लेते हैं। और दूसरा चार्ज Q2 पे F21 क्या आ जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R12 का कैप। तो ये तो हमारे पास फार्मूला होता है। तो आगे और देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारा यहाँ ओरिजिन से पोजीशन दिया हुआ है, Q1 का R1 दिया हुआ है, Q2 का R2 दिया हुआ है। तो F12 वेक्टर बराबर Q1 Q2 R21 का स्क्वायर कैप R21। तो R21 की वैल्यू क्या होती है? R21 की वैल्यू होती है R21 की वैल्यू होती है R2 माइनस R1 वेक्टर। और उसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड पे 3 इंटू मल्टीप्लीकेशन में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसे लिख लेते हैं। और ये दोनों अपोजिट होते हैं, तो F21 होगा तो उसका अपोजिट F12 लिख लेंगे। तो यहां से अगर हम इसको लिखना चाहें, क्या लिख लेंगे? के Q1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर पावर 3 R1 माइनस R2, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा हमारा वेक्टर फॉर्म। अब हम चलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है उसको देख लें। अगर हम वेक्टर फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं तो हम इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। मान लो कि पहले एक चार्ज Q1 था, तो एक R1 डिस्टेंस पे Q2 चार्ज आ गया। तो R1 डिस्टेंस पे Q2 चार्ज आने पर इस पे एक फोर्स लगेगा। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। मान लो इनके बीच में फोर्स लगा दिया, इसने उस पे क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। तो तभी वहां पे एक दूसरा चार्ज Q3 आ गया, जिसकी डिस्टेंस यहां से क्या थी? R2 थी। अब ये भी चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, मान लो इस पे भी लगा दिया, तो ये 1 था और ये। तो सुपरपोजिशन क्या कहता है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि ये चार्ज इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा वो ये चार्ज डिसाइड नहीं करेगा। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स एक दूसरे से क्या होंगे? कोई इफेक्ट में नहीं होंगे। लेकिन इस फोर्स पे जो नेट फोर्स की वैल्यू है वो बदल जाएगी और वो क्या होगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो यही होता है सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट। तो ये क्या कहता है एक बार और देख लें कि एक चार्ज पे लगने वाला दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स किसी तीसरे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन
अगर वहां पे मल्टीपल चार्जेस हो तो उस चार्ज पे नेट फोर्स की वैल्यू एल्जेब्रिक सम, वेक्टर एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस, इंडिविजुअल फोर्सेस होता है, जो कि हो जाएगा एफ नेट बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो यहां से हमें ये बात समझ में आई। अगर मान लो हमारे पास एक और चार्ज होता F3 वेक्टर, उसको भी ऐड कर लेते हैं, F4 वेक्टर उसको भी ऐड कर लेते हैं, सो ऑन, यानी कि Fn वेक्टर। तो इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। तो सुपरपोजिशन और वेक्टर लॉ का यूज करके हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए आ जाइए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि फोर चार्जेस प्रेजेंट एट वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की जो लेंथ होती है ए दी हुई है और चार्जेस की वैल्यू इक्वल हुआ दिया हुआ है। तो कह रहा है फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज, किसी एक चार्ज पे दूसरे चार्ज की वजह से लगने वाला नेट फोर्स बताना है। तो देख लेते हैं, इस चार्ज की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा एफ के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, और इस चार्ज की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा कि क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ये दो फोर्स लग गए, लेकिन इस चार्ज पे इसकी वजह से भी एक फोर्स लगेगा, और ये अगर ये है ए है तो ये हो जाएगा √2a, पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू। तो यहाँ पे ये भी एक फोर्स लगाएगा, और वो क्या लगाएगा कि क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। अब इसको वेक्टरली ऐड कर ले, तो वेक्टर में हम सिर्फ दो का रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो पहले दो फोर्स जो हैं, जो इक्वल मैग्नीट्यूड में हैं लेकिन 90 पे लग रहे हैं, तो इनका जो वेक्टर सम होगा वो क्या हो जाएगा, √2f हो जाएगा। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स 90 डिग्री पे लग रहे हो तो उसका रिजल्टेंट होता है √2f होता है। तो यहाँ पे रख लेंगे √2 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब और दूसरी चीज है कि मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, लेकिन उसका एंगल क्या होगा, वो हर किसी भी फोर्स से 45 डिग्री पे होता है। तो अगर यहाँ से 45 करे तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और किसके अलोंग हो जाएगा, जो तीसरे चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है उसके पैरेलल हो जाएगा, उसी के अलोंग हो जाएगा। पैरेलल का मतलब 0 डिग्री पे है। तो जब कोई वेक्टर क्वांटिटी पैरेलल हो जाती है तो उनका समेशन सीधा सीधा ऐड हो जाता है। तो नेट फोर्स हमारे पास किसी भी एक पे आ जाएगा √2 के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपान 2a स्क्वायर। तो यहां से जो चीज कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लो, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर ब्रैकेट में √2 प्लस अपान 2, फोर्स है तो आप न्यूटन लगा दो। तो इस तरह से हम सुपरपोजिशन का यूज करके और वेक्टर लॉ का यूज करके, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, और हम होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू।